द टॉपिक इज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्चुअली ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक है, और इसमें आपने क्या करना होता है कि एक्सरे को यूज़ करते हुए आपने क्रिस्टलाइन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना होता है। दैट इज द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, इसका अगर आप प्रिंसिपल देखो, जनरल प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है इसका है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, व्हेन monochromatic X-rays falls on the crystalline substance. Then diffraction is occur in such a way that it obeys Bragg's law, and we get spectrum. ये सिंपल सा आपका क्या है, इसका प्रिंसिपल है XRD का, वो ये है कि ये बेस करती है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप डायरेक्ट करते हो या आप किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पे, तो जो उसके जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, अगर वो ब्रैग्स लॉ को ओबे कर दे तो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। अगर वो ब्रैग्स लॉ को ओबे ना करे तो आपका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होता। इसके सिंपलेस्ट डायग्राम आप इस तरह से क्या करते हैं, इसको शो करते हैं सिंपली थ्रू डायग्रामेटिकली। इस पर्पस इस कंसेप्ट को आप इस तरह से करते हो कि अगर लेट्स सपोज आपके पास एक्सरे सोर्स से आपकी एक्सरेज जनरेट हुई, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, इसको आपने फॉल किया सैंपल पे। सैंपल आपके पास क्रिस्टलाइन सैंपल है, जैसे ये इस सैंपल पे फॉल करेंगी तो ये क्या होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी। अगर इनका डिफ्रैक्शन पैटर्न ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगा तो आपके पास इंटरफेरेंस जो होगा वो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा। अगर ये ब्रैग्स लॉ को ओबे नहीं करेंगी तो आपकी डिफ्रैक्शन, ये जो डिफ्रैक्शन के बाद आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट नहीं होता। आगे आपके पास क्या होती है, फोटोग्राफिक फिल्म, जिसके ऊपर आपकी डिफ्रैक्टेड एक्स-रेज क्या प्रोड्यूस करती हैं, या तो वो स्पॉट्स प्रोड्यूस करती हैं या फिर वो डिटेक्ट करके आपको सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। दैट इज द मेजर प्रिंसिपल। ये आपका मेजर प्रिंसिपल है XRD का। सोर्स से आप एक्सरे, सोर्स आपके पास एक्सरे ट्यूब्स होती हैं, यहां से आप एक्सरेज जनरेट करते हो। अब आप सैंपल पे फॉल करते हो, ये आपका सैंपल होल्डर में आप सैंपल पे फॉल करते हैं, इट इज क्रिस्टलाइन सैंपल। अब क्रिस्टलाइन सैंपल पे जब आप इसको फॉल करते हैं तो आपकी डिफ्रैक्शन होती है, और डिफ्रैक्शन के बाद अगर डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगी तो और आपके ब्रैग्स लॉ को ओबे करने के बाद आपका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा, तो आपके पास या तो स्पॉट की फॉर्म में स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा या फिर पीक्स की फॉर्म में स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। अगर आपके डिफ्रैक्शन के बाद आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट हो जाए तो फिर आपके पास देयर विल बी नो स्पॉट ऑन द फोटोग्राफिक स्क्रीन, तो उसके ऊपर आपकी फिल्म के ऊपर कोई भी स्पॉट प्रोड्यूस नहीं होगा, तो आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होगा। द क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिफ्रैक्शन ब्रैग्स लॉ को ओबे करती है तो आपके पास दो टाइप की सिचुएशन क्यों क्रिएट होती हैं, आप क्यों कहते हो कि टू टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी क्रिएटेड। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये होता है कि जब आप ये बोलते हैं कि
ब्रैग्स आपकी क्रिस्टलाइन सैंपल पे आपकी लाइट फॉल करती है तो वो डायफ्रैक्शन क्यों करती है? व्हाई डायफ्रैक्शन विल बी अकर? पहले को सेकंड क्वेश्चन का हम पहले आंसर दे देते हैं। व्हाई डायफ्रैक्शन विल अकर, ये मतलब आपकी डायफ्रैक्शन क्यों अकर होती है? आपने एक्सरेज फॉल की किसी भी सैंपल पे, क्रिस्टलाइन सैंपल पे, आपका ये क्रिस्टलाइन सैंपल था, उसके ऊपर आपने एक्सरेज फॉल की, ये डायफ्रैक्ट क्यों हुई? ये ऐसे पास आउट क्यों नहीं हो गई? ऐसा फिनोमिनन क्यों नहीं अक्कर हुआ? ये इस तरह से डायफ्रैक्ट क्यों हो गई? अब आप जब एक्सआरडी स्टडी करते हैं तो 1912 में ये स्टडी किया गया, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी देखी गई कि एक्स रेस की जो वेवलेंथ होती है, एक्स रेस की कि वाई एक्स रेस डायफ्रैक्टेड when fall on sample। जब एक्सरेज को सैंपल पे फॉल करते हो तो ये डायफ्रैक्शन का पैटर्न क्यों शो करती हैं? इसका आंसर क्या है? डायफ्रैक्शन का फिनोमिनन तब होता है जब आपकी एक्सरेज की वेवलेंथ आपके कंपाउंड के वेवलेंथ के से मैच हो जाए। मीन के डायफ्रैक्शन उस वक्त होती है कि जब आपकी वेवलेंथ और आपके कंपाउंड की वेवलेंथ मैच हो जाए, तो तब आपके पास क्या होती है? डायफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्टेन होता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आपके पास जो प्लेन्स होती हैं, दैट विल कॉज द डायफ्रैक्शन। अगर आपके पास ये वाली प्लेन है, इसके जो एटम मौजूद हैं, ये पार्टिकल्स, जब आपके पास एक्स रेज एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक्स रेज इसके ऊपर फॉल करेगी, तो आपके फॉल करने के बाद जब कि प्लेन में से पास आउट होगी तो ये एक स्पेसिफिक एंगल से क्या करेगी? डायफ्रैक्ट हो जाएगी। अब आफ्टर बिफोर डायफ्रैक्शन और आफ्टर डायफ्रैक्शन, आपकी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बिफोर डायफ्रैक्शन की जो वेवलेंथ है वो आपके पास कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉन। तो आपकी एक्स रेज जब ये इस पार्टिकल से स्ट्राइक करती हैं तो आपके पास होता क्या है कि ये पार्टिकल आपके एक्चुअली एक एटम होता है, एटम, और उसके अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके शेल के अंदर। लेट्स सपोज जितनी भी उसके इलेक्ट्रॉन है, जब आपकी एक्स रेज फॉल करेंगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन से फॉल करेंगी तो इन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होंगी और ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेंगे। और क्रिस्टल लैटिस में ये जो आपके पार्टिकल हैं वो रेगुलर 3 डायमेंशन में अरेंज होने की वजह से उनकी वाइब्रेशन के दौरान जो वेवलेंथ उनकी रिलीज होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, चाहे वो प्लेन के पार्टिकल्स हों, किसी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या चाहे आपके यूनिट सिंपल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपके प्लेन ना हो, आपके कोई भी सिंपल यूनिट सेल में जो आपके पास एटम्स मौजूद होते हैं, उनमें से ही चाहे एक्स रेज इधर फॉल करके इधर ऐसे बैंड हो जाए, तो आपकी इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ आपकी जब स्ट्राइक करती है आपकी पार्टिकल के साथ, तो उस दौरान वो इतनी एनर्जी उसका पार्टिकल वाइब्रेट करता है और एनर्जी रिलीज करने की सलाहियत रखता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर आपकी 1 एंगस्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो आपकी इंसिडेंट लाइट और आपकी इमिटेड लाइट की जब फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो तब बेंडिंग होती है, अदरवाइज आपकी बेंडिंग का फिनोमिनन अक्कर नहीं हो सकता। बेंडिंग एक्चुअली होती क्या है? डायफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ एक्स रेज। डायफ्रैक्शन को आप सिंपली यही करते हो कि बेंडिंग ऑफ एनी वेवलेंथ, क्योंकि आप एक्स रेज कह रहे हैं तो हम एक्स रेज की बात कर रहे हैं, बेंडिंग ऑफ एनी रेडिएशंस
रेडिएशन का वर्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एट ए स्पेसिफिक एंगल। किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे किसी भी एक्स रेस का वो उस पॉइंट से क्या करना, डिफ्रैक्ट हो जाना, इस चीज को आप क्या कहते हो, बेंडिंग कहते हो। और बेंडिंग क्यों अक्कर होती है कि जब एक्स रेस फॉल करती हैं आपकी न्यूक्लियाई पे, तो वो न्यूक्लियाई वाइब्रेट करता है, और न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन जब वो वाइब्रेट करते हैं तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी से जस्ट मैच हो जाती है, और जैसे वो इंक्रीज होती है तो वो रेट इमिट कर देती हैं, और उस रेस की फ्रीक्वेंसी भी आपकी एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन आपकी क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों क्रिएट होता है एट अ टाइम। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएशन। इसकी रीजन क्या है कि जब आपके पास कोई भी किसी भी सैंपल पे, किसी भी क्रिस्टलाइन सैंपल पे आपकी रेस फॉल करती हैं तो आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों प्रोड्यूस होती हैं। और हम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी अराइजेस व्हेन एक्स रेज फॉल ऑन द क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड इट्स ओबे ब्रैग्स लॉ, मीन कि इट्स ओबे 2d sin थीटा कंडीशन। इस कंडीशन को जब वो ओबे करेगा तो तब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर वो इस कंडीशन को ओबे नहीं करेगा तो तब आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब ये कंडीशन कब ओबे होती है और ये कंडीशन कब डिसओबे होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। आपको पता है कि आपकी क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आपकी जो पैटर्न होता है वो 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न होता है अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ। When X-rays fall on a layer of plane, जब एक्सरे किसी भी प्लेन से फॉल करती हैं, क्रेन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो वो डिफ्रैक्ट होती हैं 2d sin थीटा को ओबे करते हुए। अब आपको पता है कि एक्स जब आप ब्रैग्स लॉ ओबे करते हैं तो आप इसको फर्स्ट प्लेन इसको बोलते हो, ये आपका सेकंड प्लेन है, ये सेकंड प्लेन की जनरेशन, थर्ड एंड सो ऑन। अब ये प्लेन कैसे हैं, अब आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये लेयर का स्पेस आपको इक्वल बनानी है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। अब आप इसको अगर ग्रोथ करें इसकी फर्दर, आप अगर ग्रोथ करें इसकी स्पेसिंग आपने इक्वल रखनी है, दोनों इसकी इक्वल रखनी है स्पेसिंग रेगुलर अरेंजमेंट से। तो ड्राइंग में मिस्टेक नहीं करनी। ये देखिए, ये आपकी सेट, अगर आप पैरेलल प्लेन बोलते हैं, ये आपकी प्लेन है, इसको आप अगर एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो, और अलग से बना देते हैं इस आपके ये वाला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो ये आपकी प्लेन की कौन सी बनेगी, 1 0 0 की, और ये भी प्लेन आपके पास क्या होगी, 1 0 0 की। ये भी प्लेन आपकी नेक्स्ट, ये प्लेन, ये भी आपके पास क्या होगी, 1 0 0 की। अब आप देखें ये वाली प्लेन, ये भी आपके पास क्या बनेगी, 1 0 0 की। ब्रैग्स लॉ यही कहता है कि जब एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन से एक्सरे को आप फॉल करते हो तो वो एक स्पेसिफिक एंगल से डिफ्रैक्ट होती है। अगर वो ब्रैग्स लॉ को ओबे करेगी तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर वो ब्रैग्स लॉ को ओबे नहीं करेगी तो तब आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
अब आप देखिए, आपकी ये डायरेक्शन है, ये प्लेन्स आपकी एक्स एक्सिस के लॉन्ग कट कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी प्लेन्स हैं, और इसमें जब आप लाइट फॉल करोगे एक्स रेज, तो ये देखिए एक ये डिफ्रैक्ट हो गई। अब सेकंड आपकी एक्स रे अगर आप फॉल करते हैं ये, तो ये ऐसे क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है। अब ये सिचुएशन, ये आपकी क्या है, डी स्पेसिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। दैट इज डी स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ। और ये डी स्पेसिंग जो होती है, अगर इस डी स्पेसिंग की वैल्यू आपकी एक्सरे की वैल्यू से मैच हो जाए, मीन के आपकी इसकी डी स्पेसिंग की वेवलेंथ आपकी इनकमिंग एक्सरे की वेवलेंथ से मैच हो जाएगी, तो आपके पास ये सिचुएशन प्रोड्यूस होगी कि आपकी फर्स्ट रे की का क्रस्ट सेकंड के टर्फ क्रस्ट से, और सेकंड का टर्फ उसका सेकंड के टर्फ से मैच होगा। यानी कि आपकी ऐसे एक्सरेज होंगी आफ्टर डिफ्रैक्शन। ये आपके एक्सरेज की डिफ्रैक्टेड एक्सरे हैं, और जब ये डिफ्रैक्शन होगी तो इस केस में आपके पास जो इसका क्रस्ट है वो इसके क्रस्ट से मैच होगा, और इसका टर्फ इसके टर्फ से, और इसके क्रस्ट इसके क्रस्ट से मैच होगा। तो आपके पास कौन सा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये सिचुएशन कब प्रोड्यूस होगी, ये सिचुएशन तब प्रोड्यूस होगी जब ये वाली डी स्पेसिंग की वैल्यू, ये डी स्पेसिंग की वैल्यू 3 टाइम्स ग्रेटर होगी आपकी एक्सरे वेवलेंथ से। तब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर आपकी ये 3 टाइम, तो अगर आपकी ये वैल्यू 3 टाइम से ज्यादा ना हो, तो फिर आपके पास कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वो क्यों होगा, वो किस तरह से इसकी 3 टाइम्स वैल्यू से नहीं होगी ज्यादा। जैसे कि एक प्लेन से इस ऐसे पास आउट हो रही है 101 से, ये प्लेन भी 101 से पास आउट हो रही है। अब नेक्स्ट भी आपकी 101 से होगी, फिर भी आपके पास जो प्लेन बनेगी 101 की होगी। अगर एक आप इस डायरेक्शन में प्लेन कर रहे हैं और दूसरी आप इस डायरेक्शन में एक्सरेज फॉल कर रहे हैं, तो इस केस में आपकी जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे होंगी उसकी टर्फ क्रस्ट से मैच नहीं करेगी, और क्रस्ट टर्फ से मैच नहीं करेगी, तो आपकी डी स्पेसिंग जैसे चेंज होगी तो आपका ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, और आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पास होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आपकी प्लेन डिटेक्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ये डी स्पेसिंग, एवरी डी स्पेसिंग के लिए आपकी वेवलेंथ जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव जनरेट होगी, और वो डिटेक्टर तक जाएगी। अगर आपके प्लेन, हर प्लेन के लिए, ये आपकी इस प्लेन के लिए भी वही है, इस प्लेन के लिए भी वही है, इस प्लेन के लिए भी वही है, क्योंकि 101 की, अगर 101 की प्लेन आप एक डायरेक्शन आप इस तरह से एक्सरेज फॉल करें और दूसरी डायरेक्शन आप नीचे से फॉल करेंगे, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपकी इसका क्रस्ट उसकी क्रस्ट से मैच हो जाए और उसका टर्फ उससे टर्फ से मैच हो जाए। तो उस सिचुएशन में आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप ब्रैग्स लॉ ओबे नहीं करते। तो इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, और वो डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता, और आपको स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होगा। ये तो हमारे पास था प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक का, जो मोस्टली आप यूज करते हैं, और दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब हमने वो जो आपके पास डिफ्रैक्शन टेक्निक थी, एक्स रे डिफ्रैक्शन, इसके फिनोमेनन को आपने क्या करना होता है कि थोड़ा एडजस्ट इस तरह से करना होता है कि आपकी मैक्सिमम डिफ्रैक्शन हो, और आपकी क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आप XRD आउटपुट क्या करें, डिटरमाइन कर सकें। तो इस पर्पस के लिए आपके पास, जैसे हमने कहा कि ब्रैग्स लॉ को ओबे करती है तो तब डिफ्रैक्शन होती है, और ब्रैग्स लॉ की आपके पास इक्वेशन है 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आपकी कांस्टेंट वैल्यूज आपके पास है डी स्पेसिंग, जो कि मैंने ये कहा कि 3 टाइम ऑफ वेवलेंथ होती है आपकी इक्वल, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3 टाइम्स ग्रेटर देन होती है आपकी वेवलेंथ, दैट इज कांस्टेंट। 2 इज कांस्टेंट, क्योंकि 2 थीटा क्यों बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसिडेंट लाइट आपके पास किसी भी कंपाउंड पे आपकी एक्सरे डिफ्रैक्शन फॉल करती है सैंपल कंपाउंड पे, तो ऐसे ये फॉल करती है तो ये डिफ्रैक्ट होती है, ये थीटा आपका 1 थीटा और ये 2 थीटा। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर ले तो ये आपके पास कितनी थीटा की इक्वल होता है, 2 थीटा। तो ये 2 थीटा की वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, स्पेसिफिक होती है
2 आपके पास ये हो गया। अब आपकी साइन ये जो थीटा है और इधर से आपके पास ये n नंबर है ऑर्डर जो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कितनी प्लेन में से एक्सरेज फॉल करी है, ये भी आपके पास कांस्टेंट होता है। आपके वेरिएबल 1 आपके पास वेरिएबल होती है कौन सी क्या चीज, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, ये आपके पास एक वेरिएबल। और सेकंड ये वाला आपके पास वेरिएबल होता है 2 थीटा, तो आपका कांस्टेंट है 2 थीटा, तो आपकी इक्वेशन में है, बट थीटा वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये थीटा आपका आप कहाँ से कहाँ तक लाई करते हो, ये आपको जब मेथड बताऊंगी आपको इजीली एक्सप्लेन होगा। दिस थीटा इज नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी आपके पास क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल मीन कि आप इस थीटा की एक स्पेसिफिक वैल्यू रख सकते हैं। हम वेवलेंथ कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं 1.13 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ लूँ एक्सरे की, तो मैं और थीटा की रेंज लूँ 0 to 90 डिग्री तक, तो मेरी मर्जी है मैं 0 to 80 डिग्री तक भी ले सकती हूँ। तो मीन के मैं थीटा को भी वेरिएट कर सकती हूँ और एक्सरेज की जो आपके पास वेवलेंथ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएट कर सकते हैं। और ये हम वेरिएट क्यों करते हैं, हम इसलिए वेरिएट करते हैं इन दोनों में से किसी एक चीज को, 2 चीजों को एट ए टाइम नहीं करते आप। थीटा एक चीज में अगर आप फिक्स कर रहे हैं थीटा, तो आपकी थीटा कांस्टेंट होगी, लैम्डा को वेरिएट करोगे। अगर लैम्डा को कांस्टेंट रखते हैं तो तब आप थीटा को वेरिएट करते हो। क्यों इस तरह से करते हैं, क्योंकि वी हैव टू गेट एक्सरे स्पेक्ट्रम, हमें XRD का स्पेक्ट्रम लेना होता है और ईच एंड एवरी प्लेन की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है। और जब आप ईच एंड एवरी प्लेन की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हो तो तब आप इस काबिल होते हो कि आप सिमेट्री एक्सप्लेन कर सको, या आप उस क्रिस्टलाइन कंपाउंड की ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सको, उसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सको, अदरवाइज आप इस काबिल नहीं होते। तो इस थीटा और इस लैम्डा 2 वेरिएबल की बेस पे आप एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को 3 टाइप्स में क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। There are 3 more important types of XRD techniques that are applicable for the determination of the structure of compound by using the value of theta and lambda. आप एक तरफ से आप क्या करते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा ले लें, एक तरफ से आप एंगल ले लें, आप सैंपल ले लें, और सेकेंड आप मेथड लें। अगर इट्स मीन कि इफ वी हैव टू यूज सच टेक्निक, अगर हम इस तरह की टेक्निक यूज करना चाहते हैं कि जिसमें आपके पास एंगल फिक्स हो, लैम्डा फिक्स हो, आपका एंगल वेरिएबल हो, और आप सैंपल क्या करें, किस फॉर्म में लें, क्रिस्टलाइन मिक्सचर फॉर्म में लें, क्रिस्टलाइन लें, that type of method is known as single crystal method. XRD, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ऐसी टेक्निक को आप सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक बोलते हो। अगर आप ऐसा करें कि आप इस लैम्डा को वेरिएबल कर दें, लैम्डा वैल्यू को आप चेंज कर दें एक रेंज में, और एंगल को आप फिक्स कर दो, और आप सैंपल क्रिस्टलाइन लो। इस टेक्निक को आप लायोस मेथड बोलते हो, लायोस मेथड। अगर आप इस तरह से अपरेटस को सेटअप करो कि आप इसको फिक्स करें, इसको वेरिएबल करें, सैंपल आप पाउडर फॉर्म में लो, तब आपकी टेक्निक जो होगी पाउडर XRD होगी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट वी हैव टू स्टडी इन आवर सब्जेक्ट। हमने अपने सब्जेक्ट्स में इन 3 टेक्निक को स्टडी करना होगा, और इन 3 टेक्निक्स के स्पेक्ट्रम को हम ट्राई करेंगे कि हम इनको क्या करें, इंटरप्रेट भी करें। लुईस मेथड वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड। लुईस मेथड जो था वो पहला मेथड था, वो 1912 में लुईस जेम्स सांडेर्स ने किया। अब सबसे पहले हम लुईस मेथड को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस। इस मेथड में आप क्या करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल मेथड
Lois method. It was proposed in 1912. The most important conditions of this type of method is कि आपके जो सैंपल है उसकी वो आपका क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट आपकी कंडीशन ये होती है कि इसका सेटअप करने के लिए सैंपल विल बी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सेकेंड आप क्या करते हैं, व्हाइट एक्सरेज यूज करते हैं। अब व्हाइट एक्सरेज हैविंग वेवलेंथ, जिनकी आपके पास वेवलेंथ होती है 0.2 से 2 लैम्डा, वेरिएबल वेवलेंथ है आपके पास, अब फिक्स वेवलेंथ नहीं है। और थर्ड इसकी आपके पास कंडीशन ये होती है कि आप थीटा को फिक्स करते हो और थीटा रेंज आपकी 0 to 80 तक, सम टाइम आप 90 तक भी कर सकते हैं। इनकी ये रेंज आप मैक्सिमम यूज करते हो फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। दिस इज द कंडीशन ऑफ XRD एक्सरे लोइस मेथड एक्सरे टेक्निक, कि आपका सैंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा और आपके पास जो आपकी वेवलेंथ होगी वो 0.2 से 2 लैम्डा होगी। इसकी रीजन क्या है आपके पास कि आप वेवलेंथ सिर्फ 0.2 से 2 लैम्डा तक क्यों लेते हैं, आप वेवलेंथ इससे ग्रेटर या इससे लेस क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब आपके पास लॉन्गर वेवलेंथ अगर आप यूज करें इन XRD में मेथड्स टेक्निक्स में, व्हेन वो यूज लॉन्गर वेवलेंथ, तो आपकी जो रेजोल्यूशन होती है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी लो। जब आपकी रेजोल्यूशन लो हो जाती है तो आप ईच एंड एवरी स्पेक्ट्रम को, आप पीक को या आप डॉट्स को, स्पॉट्स को आप क्या कर सकते हो, रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ लें यानी कि 0.2 से लेस लें तो आपका एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है, क्योंकि आप यही कहते हो ना कि जब ब्रैग्स लॉ ओबे करती है तो आप जैसे आप एक्सरे स्मॉल एक्सरे वेवलेंथ यूज करेंगे तो उसकी डायफ्रेक्शन को जो एंगल होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा और दैट एंगल नॉट बी डिटेक्टेड बाय इंस्ट्रूमेंट। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज अ स्पेसिफिक रेंज दैट इज 0.2 to 2 लैम्डा। इससे ज्यादा और इससे कम आप यूज नहीं करते लॉयस मेथड में, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट रेंज, ये स्मॉलेस्ट रेंज है जिसमें ये वाला मेथड अप्लाई होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होती है इस मेथड के लिए, हम उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप एक्सरे सोर्स यूज करते हैं, और एक्सरे ट्यूब्स की प्रोडक्शन के बाद बारे में मैंने पहले बताया, वो एक्सरे ट्यूब से आपकी क्या होंगी, एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। आप पिन होल अरेंजमेंट यूज करते हो, दैट इज नोन एज पिन होल अरेंजमेंट। आप एक्सरेज को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं कॉलीमीटर से, और कॉलीमीटर का ये पर्पस होता है कि वो एक्सरेज को पैरेलल लाइन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है तमाम एक्सरेज को। पिन होल का ये जो पिन होल है इसके अंदर आपका कॉलीमीटर अटैच होता है जिससे आपकी एक्सरेज पैरेलल रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इन एक्सरेज को आप सैंपल पे फॉल करते हो। आपका जो सैंपल होता है वो आपका गोएनोमीटर से अटैच होता है। गोएनोमीटर की आपकी स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना लें,
आपके इधर मार्क होते हैं जिसमें आपको एंगल डिटेक्शन होती है कि एंगल ग्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ग्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज आइदर मेजर एन एंगल, जो एंगल की मेजरमेंट करता है, और अलोज टू बी रोटेटेड ऑन ए प्रिसाइज मेजरमेंट। यानी कि आप अगर एंगल फिक्स करते हैं, आप कहते हैं कि आपका एंगल 0 to 80 डिग्री तक है जब आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड को फॉल करेंगे, तो ये ग्वेनोमीटर जो होगा ये 0 to 80 डिग्री तक ही सैंपल को रोटेट करेगा, अदरवाइज उसको रोटेट नहीं करेगा। आपके इसके ऊपर आपके पास क्या होता है, सैंपल होल्डर होता है। सैंपल होल्डर को आप इस तरह से क्या करें, रिप्रेजेंट कर लें, और उसके ऊपर आपकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड आप उसके ऊपर फॉल करते हो। अब ये एक्सरेज जब इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड के ऊपर फॉल होती हैं, डायग्राम थोड़ी सी आप नीट करके बना लें। आपकी एक्सरेज जब इस सैंपल पे फॉल करती हैं तो ये क्या होती हैं, डिफ्रैक्ट होती हैं। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दैट देयर इज 2 फिल्म, कि आपके पास 2 आप फिल्म्स यूज करते हो एज ए डिटेक्टर। अब आपकी जो एक्सरेज होती हैं, ये जो फॉल हुई है सैंपल के ऊपर, नीट डायग्राम बना लें। सैंपल होल्डर इस तरह से आप अटैच कर दें। अब ये आपके पास एक्सरेज फॉल हुई, ये आपकी सैंपल से फॉल हुई, ये एक्सरे सैंपल। अब एक्सरेज की जो बेंडिंग होगी जब सैंपल से पास आउट होंगी, तो इस तरह से बेंडिंग हो सकती है, इस तरह से बेंडिंग हो सकती है, इस तरह से बेंडिंग हो सकती है, इस तरह से बेंडिंग हो सकती है। तो और ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं होता कि आपकी इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो आपकी ऐसे भी हो सकती है, फिर ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो इस रिवर्स डायरेक्शन में आपके पास क्या आएंगे, स्पॉट्स आएंगे, ये और ये और ये। रिवर्स डायरेक्शन में बेंडिंग क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो आपकी प्लेन है, अगर लेट्स सपोज इसको हम एक यूनिट सेल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक यूनिट सेल है ये। अब अगर आपकी इस प्लेन पे एक्सरेज फॉल होंगी तो ये आपकी प्लेन होगी, तो इससे फॉल होंगी तो आपके पास इसकी डायफ्रैक्शन इधर अब्जॉर्ब होगी। अगर आपकी एक्सरेज फॉल हो गई इस प्लेन पे, जब आप फॉल करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सरेज इस प्लेन पे फॉल हो गए, ऐसे वो क्या हो सकती हैं। अगर इस डायरेक्शन से आप एक्सरेज यूज करो तो इस प्लेन पे फॉल होंगी, वो इस फिल्म पे आ जाएंगी। अगर आप एक्सरे डायरेक्शन इसमें जब फॉल करोगे तो फिर उस फिल्म पे आ जाएंगी। मीन के 101 की, अगर आपके पास 100 की प्लेन है एच स्केल की, तो उसका डॉट है, तो 1 बार 00 की प्लेन भी आपकी रेसिप्रोकल प्लेन है, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो उसका डॉट आपका रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। तो ये तमाम स्पॉट्स जो होंगे वो एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होंगे, इस फॉर्म में ऐसे। अब आप देख लें कि आपको इस इंस्ट्रूमेंट से भी पता चल रहा है कि आपकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास समवट सर्कुलर फॉर्म में होगी, इन फॉर्म ऑफ डॉट्स। अब देखें, ऐसे 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 भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। यह आपका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, और इस स्पेक्ट्रम को आपको क्या करोगे, एलुसिडेट करोगे और स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करोगे। अब द इम्पॉर्टेंट चीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस इज दैट दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यानी कि आप पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपका क्रिस्टल जो होगा वो 4 फोल्ड सिमेट्री रखेगा, तो इसका जो पैटर्न होगा वो आपका 4 फोल्ड आएगा। जैसे आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, 4 फोल्ड पैटर्न। ये देखिए इस तरह से, ये फर्स्ट डायरेक्शन, ये सेकंड डायरेक्शन आपकी डॉट का पैटर्न,
ये आपकी थर्ड डायरेक्शन और ये आपकी फोर्थ डायरेक्शन। अगर आपकी सिमेट्री 4/4 होगी यानी कि C4 होगी आपकी सिमेट्री, तो आपका 4 फोल्ड स्पेक्ट्रम आएगा। अगर आपकी 6 फोल्ड होगी तो 6 फोल्ड स्पेक्ट्रम आएगा। और आप इस सिमेट्री से आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड का क्या फाइंड आउट कर लोगे, आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फाइंड आउट कर लोगे और आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड को डिटरमाइन कर लोगे। एडवांटेज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज दैट advantage of this method or instrument, it is used for the prediction of symmetry of compound. It is used for the prediction of defects in crystal lattice. डिफेक्ट इन क्रिस्टल लैटिस को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखें, हम ये कहते हैं कि जब आपकी किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड में आपका डिफेक्ट होगा तो आपकी जो प्लेन होगी एक्चुअल से डिफरेंट होगी, कुछ इस तरह से होगी। अगर आप ये कहते हो कि आपके पास एक्चुअल प्लेन आपकी 101 की ये प्लेन है, अगर आपके क्रिस्टल में क्रिस्टल लैटिस में आपके डिफेक्ट्स मौजूद होंगे तो उन इम्प्योरिटी की वजह से आपकी जो पोजीशन होगी कॉर्नर पे एटम पे वो क्या हो जाएगी, वो एक्चुअल से चेंज हो जाएगी। एक आपके पास इधर, तो अगर एक आपके पास इधर एक्चुअल पोजीशन में है, लेकिन जब आपका डिफेक्ट होगा तो वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इस चेंजिंग की वजह से आपकी जो प्लेन है वो थोड़ी कर्व शेप पे आ जाएगी। ये एक्चुअल है और ये आपकी डिफेक्ट्स की है। इस कर्व शेप की वजह से आपकी एक्स रेज की डायफ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा वो इस तरह होने की बजाय आपकी डायफ्रैक्शन थोड़ी कर्व वे में आके आपकी डिटेक्टर पे क्या कराएगी, स्पॉट प्रोड्यूस करेगी और उन स्पॉट की जो शेप होगी वो भी आपकी कर्व शेप में आपकी पैटर्न आएगा, जिसकी वजह से आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लोगे कि अगर आपकी क्रिस्टल लैटिस में किसी भी क्रिस्टल लैटिस में आपके पास डिफेक्ट होगा तो आपकी जो आउटपुट होगी, जो आपके डॉट्स की शेप होगी वो कर्व शेप में ऑब्टेन होगी। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट it is not used for the prediction of structure of the crystal lattice. Structure of crystalline substance, इसको ये क्या करती है, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाती। स्ट्रक्चर को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, आप ये कहते हो कि आपके पास लैटिस पैरामीटर अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता चलती। जब आप लोइस मेथड यूज़ करते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि उसका अल्फ़ा कितना है, बीटा कितना है, गामा कितना है, ए लेंथ कितनी है, बी लेंथ कितनी है और सी लेंथ कितनी है। मीन कि अगर आपके पास एक क्यूबिक यूनिट सेल हो, इसकी लैटिस पैरामीटर ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आपका लोइस मेथड से नहीं मिलता। अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा, गामा क्या होगा, ये भी आपको आंसर नहीं मिलता। दिस इज ऑल अबाउट लोइस मेथड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।